नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है और उसमें कितने प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं। तो अब उसके आगे हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे हिंदी से अंग्रेजी वाक्य बना सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वो बनेगा। तो चलिए देखते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस ये पहला सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का रूल्स हमको सिखाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। हम चाहे बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, बोथ आर सेम। आई मीन दोनों क्या है? सेम है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम अफर्मेटिव बोल दिए तो पॉजिटिव नहीं बोलना है। नहीं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। तो अब चलिए देखते हैं कि हिंदी वाक्य जो है उसको हम कैसे इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता प्लस वर्ब। वर्ब में हम यस या यस ऐड करते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। ये है स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को हमें हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए। मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। मतलब सब्जेक्ट समझ रहे हैं? कर्ता। समझ रहे हैं? कर्ता। कर्ता का मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब को हम एक्शन भी बोलते हैं। एक्शन बोल सकते हो चाहे वर्ब, दोनों क्या है? सेम है, कोई डाउट नहीं है। फिर वर्ब में हम यस या ईएस ऐड करेंगे। वर्ब में हम क्या ऐड करेंगे? यस या ईएस। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसे ऐड करेंगे। मतलब सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं कि ही सी इट, या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसके साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं? जब ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके साथ वर्ब में हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब मतलब कौन सा कर्ता आ जाएगा जिसमें हम जिसके वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यू आ जाए, आई आ जाए, दे आ जाए, तो इनके साथ हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करें। आई यू वी दे आ जाए, वी भी आ जाए, तो इसके साथ हम क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वर्ब लिखा गया है वैसे ही उसको ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। मतलब उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। हालांकि जैसे हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट ही सी इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आए तो उसके साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनके अलावा जैसे यू आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, तो उनके साथ क्या क्रिया में यस या यस का प्रयोग होगा? नहीं, उसके साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस बना के कैसे हम उसको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे। ठीक है। जैसे राम चाय पीता है। राम चाय पीता है। तो अब चलिए ये क्या है कि राम चाय पीता है। तो राम क्या है? राम ये किसी भी व्यक्ति का नाम है। तो अब चलिए हम इसको लिखते हैं इंग्लिश में, राम चाय पीता है। तो अब यहां पर हम टेक लगाएंगे। अब टेक लगाएंगे तो मन में ये डाउट होगा आपके कि टेक क्यों लगाया गया। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं स्वाद के साथ, तो वहां पर हम टेक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब खाने पीने की वस्तु के लिए हम टेक का प्रयोग कर सकते हैं यदि वो वस्तु हम स्वाद के साथ खा रहे हैं या पी रहे हैं। तो अब राम टेक, तो राम थर्ड पर्सन है, मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पर यस ऐड कर दिए। राम टेक्स टी, राम चाय पीता है।
ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। तो अब यू प्ले, सिंपल, यू के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, आई के साथ भी क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे वह जाता है तो क्या हो जाएगा, ही गोज, ही के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस बनाना, कि मतलब हम इसके सेंटेंस को कैसे हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे। तो अब इसमें एक प्रकार का और सेंटेंस बनता है जो इस तरह से है। चलिए हम देखते हैं कि वो सेंटेंस कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर बनता है या क्या रूल हम लगाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बाकी अन्य किसी में नहीं, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य में, आई मीन हिंदी वाक्य के बीच में कहीं पर भी तो शब्द आ जाए, ये तो शब्द आ जाए, तब क्या करेंगे। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य के बीच में कहीं पर भी तो शब्द आ जाए, तो उसके लिए सिर्फ हमें एक चीज लगाना है, डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। बात समझ में आ रही है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उसके वाक्य के बीच में तो शब्द आ जाए, जैसे कि मैं पढ़ता तो हूँ, वह खेलता तो है, मैं जाता तो हूँ, इस तरह के सेंटेंस आए, तो उसके लिए सिर्फ क्या लगेगा, डू या डज लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इस सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज हम लिखेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डज का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो अब सेंटेंस बना के हम देखते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ। अब ये सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो शब्द आया है, बात समझ गए, तो शब्द आया है। तो अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज, सब्जेक्ट के आधार पर। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू, और आगे वर्ब, आई डू रीड। समझ में बात आ रही। तो आई, यू, वी एंड दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, बाकी ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, सॉरी उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के बीच में, आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य के बीच में कहीं पर भी तो शब्द आ जाए, तो उसके लिए नियम क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस के वर्ब में यस या इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यदि आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा अच्छी तरह से। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य, इसको हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे, वो चलिए सीखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम इसको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब ही सामने से यही आ रहा है कि जिस वाक्य में नहीं शब्द रहता है उस वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है ना, यही कर है, क्या होता है बताइए। हाँ ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस जो है मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को जब इंग्लिश में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, किसी को आता है आप में से? चलिए ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, प्लस यहां पर हम डू या डज लिखते हैं, प्लस नॉट लगाएंगे। याद रखिएगा सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद डू या डज, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब
का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, अभी हमने कुछ मिनट पहले वाक्य में बताया कि डज का प्रयोग जब होता है वाक्य में तो किसी भी वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि डज का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैसे मैं वाक्य देखिए, मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश है आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट प्ले। डू नॉट को हम डोंट भी पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट में डोंट भी पढ़ा जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं खेलता हूं, तो आई डू नॉट प्ले। ठीक है, अगला सेंटेंस चलिए देखते हैं कि सीता खाना नहीं पकाती है, सीता खाना नहीं पकाती है। तो यहां पे देखिए नॉट शब्द है ना, नहीं शब्द, तो इंग्लिश में क्या करेंगे, सीता, सीता क्या है, किसी औरत का नाम है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, डज, फिर उसके बाद नॉट, खाना पकाती है, पकाने को बोलते हैं इंग्लिश में कुक, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कुक द फूड, सीता खाना नहीं पकाती है। तो स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट है, डू या डज है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। जब डू या डज लगाएंगे तो उसके बाद हमको नॉट लगाना होगा नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो आई यू वी दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे हम, और ही सी इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको जब कहेंगे तब आप लोग लिख लीजिएगा और मुझको बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस का पहला है। इसमें और भी सेंटेंस बनते हैं, वो किस तरह से होते हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। कि जब नेगेटिव सेंटेंस आई मीन नकारात्मक वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए, ये भी वाक्य बनता है कभी नहीं। ठीक है, तो जब कभी नहीं शब्द आ जाए तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखा गया है। तो अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें जब ये कभी नहीं शब्द आ जाए तो इसके लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं डज नॉट का प्रयोग करेंगे, सिर्फ नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस, इसमें नॉट भी नहीं लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है कि जब हिंदी वाक्य में कहीं भी नहीं, कभी नहीं शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट है प्लस नेवर है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब नेवर जो होता है, इसके पहले डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता था, तो आई यू वी दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते थे, और ही सी इट या किसी भी व्यक्ति का नाम आए तो उसके साथ डज नॉट का, यही था ना। लेकिन नेवर का प्रयोग जो है सारे कर्ताओं के साथ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नेवर का प्रयोग जो होता है सारे कर्ता के साथ करेंगे, किसी एक कर्ता के साथ नहीं कि इसके साथ नहीं करना है, उसके साथ नहीं करना है, सबके साथ करना है। चलिए देखते हैं कि राम कभी नहीं पढ़ता है, राम कभी नहीं पढ़ता है, राम कभी नहीं पढ़ता है। तो यहां कभी नहीं आया है तो राम है, तो राम नेवर रीड, राम नेवर रीड। वह कभी नहीं खेल जाता है तो ही नेवर गो। तुम कभी नहीं पढ़ते हो या तुम कभी नहीं दौड़ते हो, यू नेवर रन, तुम कभी नहीं दौड़ते हो। तो इतना याद रखिएगा कि जब हिंदी वाक्य में कहीं पर भी कभी नहीं शब्द आ जाए और वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस जब है वो और उसमें कभी नहीं शब्द आया है तो याद रखिएगा कि उसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हमको नहीं करना है, उसमें सिर्फ हमें नेवर ही लगाना है। नेवर के बाद नॉट भी नहीं ऐड करना है। कितने लोग सोचते हैं कि नेवर के बाद हम नॉट भी लगा देंगे, नहीं, नेवर के बाद नॉट भी नहीं लगाना है, सिर्फ नेवर ही लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर हमको हिंदी से इंग्लिश में उसको चेंज कर देना है। ठीक है, अब इसके आगे का जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक्सरसाइज करिए
और यदि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे बताइएगा।